हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमारा सिलेबस चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हमने पहले 2 टॉपिक कर लिए, भारत की स्थिति विस्तार और भारत का भौतिक प्रदेश। ये तीसरा टॉपिक है अपवाह तंत्र, जिसमें हम भारत की नदियों को पढ़ रहे हैं। इसकी भी पहले 2 क्लास आ चुकी है, आज इसकी ये तीसरी क्लास है। आज हम इसमें आगे का पार्ट देखेंगे। इसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को हमने पहले पढ़ लिया है। अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या कितना और है। इसको आज हम कोशिश करेंगे कि इसको आज कंप्लीट कर लें। आपको यदि वीडियो पसंद आएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी आज हम पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो लंबाई देखने को मिलती है 2900 किलोमीटर। वहीं भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के समीप चेमांग युंगडुंग हिमनद से निकलती है। कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग। उस चेमांग युंगडुंग से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये कैलाश पर्वत तिब्बत में, यहाँ से ये है ग्लेशियर चेमांग युंगडुंग, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, और भारत में फिर ये यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहीं अब इस नदी के अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, जैसे तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोल दिया, वहीं चीन में इसको यारलंग जागपो नदी बोल दिया। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जाके ये जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक, अच्छा, भारत में ये जब जाती है तो ये यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, और ये नामचबरवा चोटी से, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये जो नामचबरवा चोटी है, यहाँ से ये यू टर्न लेती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे जाके, ये हमने कल गंगा नदी का तंत्र पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ये गंगा नदी आगे जाके इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और आगे ये एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हमने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम दिया था। ठीक है, दोनों नदी आगे मिलकर ये गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाके ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। इसको पद्मा और जमुना नदी का योग भी बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा का ये निर्माण करती है। चलिए, इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। तिब्बत से ये भारत में प्रवेश करती है और भारत के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में देखने को मिलती है। क्लियर? यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है। कैसी नदी है? नौकागम्य नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचबरवा पर्वत चोटी से यू टर्न लेकर यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से धुबरी तक नौकागम्य नदी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है, नेशनल वाटरवे 2। अच्छा, नेशनल वाटरवे 2 इसको घोषित कर दिया असम में सदिया से धुबरी तक की नदी को। अच्छा, तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, गंगा हुगली नदी को बोलते हैं। इलाहाबाद से हल्दिया तक का नेशनल वाटरवे फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा सदिया से धुबरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर हम पढ़ते हैं। और नेशनल वाटरवे जो है वो थर्ड जो है वो है कोल्लम से कोटापुरम तक। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें अब हम आगे थोड़ा देख, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम आगे देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक रैंप घाटी, पतली संकरी घाटी है एक, उससे होकर बहती है असम में रैंप घाटी से। और असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के कारण भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ये राष्ट्रीय पार्क है। यही जो हम प्राकृतिक वनस्पति अपना जो टॉपिक है
यही इंडियन ज्योग्राफी में वो पढ़ेंगे, वहाँ भी राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे, वहाँ भी याद हो जाएगा। अब याद रख लें आप, काजीरंगा जो मानस राष्ट्रीय पार्क पढ़ते हैं वो कहाँ पर है, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यहाँ पर मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसके द्वारा निर्माण होता है। सोनवाल जनजाति है। अच्छा, अब इसकी कुछ सहायक नदियां देखते हैं। ये हमने देखा था, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये यहाँ तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाके बांग्लादेश में पहुंच जाती है, यहाँ से गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ सहायक नदियां भी आकर मिलती है, जैसे दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कैपिली नदी, और यहाँ से बराक नदी। और इस साइड से हम देखते हैं तो देखते हैं सुवनसिरी, जिया भरेली, मानस, संकोस और तिस्ता नदी। ये तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक थी, अभी ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। अच्छा, इन नदियों को अच्छे से याद रख लेना। अब आपको पता है ये नदी ऐसे बह रही है, इसमें यहाँ से आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दायां भाग हो गया और ये बायां भाग हो गया, ठीक है। तो ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी हो जाएगी और ये बाईं ओर से। कौन कौन सी हो जाएगी बाईं ओर से? दाईं ओर से कौन कौन सी हो जाएगी? तिस्ता, संकोस, मानस, जिया भरेली और सोमनसिरी। वहीं बाईं ओर से कौन सी हो जाएगी? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कैपिली और बराक नदी। ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी। जो बराक नदी है वहां पर एक तिपाई मुख बांध देखने को मिलता है, और जो कौपिली नदी है वो भारत की सर्वाधिक अम्लीय नदी मानी जाती है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी हमने पढ़ ली। दाएं तट वाली सुवनसिरी, जिया भरेली, मानस, संकोस और तिस्ता नदी। वहीं बाएं तट की होगी धनसिरी, कौपिली, बराक आदि नदियां हो जाएगी। जो तिस्ता नदी है वो सिक्किम में जेमू हिमनद से निकलती, पहले ये गंगा की सहायक नदी थी। अच्छा, बराक और तिस्ता नदी जल विवाद चल रहा है भारत बांग्लादेश के मध्य। बराक में तिपाई बांध को लेकर चल रहा है और तिस्ता बांध तिस्ता नदी पर है, ठीक है। तो इनको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां देखते हैं। प्राचीनतम नदी होगी प्रौढ़ावस्था में चौड़ी और कम गहरी घाटियों का ये निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों में हम दो प्रकार की नदी पढ़ेंगे, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दूसरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। अच्छा, जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहेगी वो जाके अरब सागर में गिरेगी, और जो पूर्व की ओर बहेगी वो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक। जो अरब सागर में गिरती वो एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती है, और वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अभी नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था तब हमने आपको ये जो प्रायद्वीपीय भारत वो पढ़ाया था। वहां से यदि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया तो ये जो नदियां हैं आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां हमने छोटी छोटी चीजें समझ ली थी और यहाँ फिर आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ये छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य पठार, ये पश्चिमी तट पढ़ा था, ये पूर्वी तट पढ़ा था। तो इन चीज की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। उस भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में हमने ये सब पढ़ लिया था। तो देखिए अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी होगी। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से 3 नदियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, ठीक। ये 3 नदियां हैं जो पूर्व की ओर गिरेगी, और इन नदियों का नाम क्या है? ये पहली नदी है दामोदर नदी, दूसरी देखने को मिलती है स्वर्ण रेखा नदी और तीसरी मिलती है ब्राह्मणी नदी। यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो दामोदर नदी है वो गंगा की जो एक सहायक नदी आती है हुगली नदी, उस हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से कितनी नदी निकल रही है? 3। कौन कौन सी? दामोदर नदी, दूसरी है स्वर्ण रेखा नदी और फिर है ब्राह्मणी नदी। इसको आप इस तरीके से भी याद रखते हैं
कि जो दाम है सोने का वो तो ब्राह्मण को ही पता है। ठीक है, दाम सोने का ब्राह्मण को ही पता है। तो छोटा नागपुर का पठार में दामोदर नदी, दाम सोने का ब्राह्मण को पता है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, ये 3 नदियां होगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दंडकारण्य का पठार है। कौन सा है? दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़ में। वहां उस छत्तीसगढ़ से निकलती महानदी, कौन सी नदी है? महानदी, जो दंडकारण्य के पठार से निकलती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक नदी और देखने को मिलती है जो उड़ीसा से निकलती है, उसका नाम है वैतरणी नदी। कौन सी है? वैतरणी नदी। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि इस पश्चिमी तट से कुछ नदियां निकलती है और आकर यहाँ पर पूर्व की ओर बहती है। उन नदियों का नाम देखते हैं अब एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है वो नासिक में एक त्रिभ्यंक पठार है। कौन सा पठार है? त्रिभ्यंक पठार। उस त्रिभ्यंक पठार से ये गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है उसमें महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। थोड़ा आगे चलते देखते हैं कि नंदीदुर्ग पहाड़ी से पेन्नार नदी निकलती है और ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और वर्षनाड से वैगई नदी निकलती है। अच्छा, अब इन एक लास्ट जो है अगस्त मलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं इनको, कार्डामम पहाड़ी भी बोलते हैं, इनसे निकलती है ताम्रपर्णी नदी। अब इनको देखिए याद कैसे करेंगे कि ये नदियां जो है वो पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो देखिए 3 नदी तो हमने ये देख ली है। कौन कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मण नदी। इसकी हमने ट्रिक देखी है कि दाम सोने का ब्राह्मण को ही पता है। ठीक है, और इसको थोड़ा आप याद रख लेना कि जो ये दामोदर नदी आगे हुगली नदी में मिलती थी, हुगली नदी भी जाके पूर्व में गिरती है। अच्छा, अब इन नदियों को कौन सी ट्रिक से याद करेंगे? देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी। कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक याद करनी है आपको, और ये ट्रिक है हवा से महान गोद कृष्ण नार की कवर हो गई ताम्र से। यानी एक कृष्ण नाम का नार होता है, नर नार बोलते हैं ना, कृष्ण नाम का नार होता है। उस कृष्ण नार की जो गोद है वो महान है। गोद कैसी है? महान है। और हवा जब चलती है तो ताम्र पत्तों से, ताम्र पर्णों से, ताम्र पत्तों से उसकी गोद क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। गोद क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। कृष्ण नाम का नार है जिसकी गोद कैसी है? महान है। और हवा जब चलती है तो उसकी गोद ताम्र पर्णों से कवर हो जाती है। लेकिन इसको क्रम से भी याद करना है, तो इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। हवा से महान गोद कृष्ण नार की कवर हो गई ताम्र से। हवा से महान गोद कृष्ण नार की कवर हो गई ताम्र से। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं हवा का मतलब हो गया हुगली नदी और वैतरणी नदी। हुगली नदी और वैतरणी नदी हवा। महान, महानदी से गोद, गोदावरी, कृष्णनार, कृष्णा और पैनार, कृष्णनार, कृष्णा और पैनार। कवर हो गई, कावेरी हो गई वैगई, कावेरी वैगई। और ताम्रपर्णों से ताम्रपर्णी नदी। हो गया। 3 नदी हमने पढ़ ली। कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी जो दंडकारण्य के पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकल रही थी। दामोदर नदी दाम सोने का ब्राह्मण को पता है। ठीक है, इस ट्रिक से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि बाकी नदी हम कैसे याद करेंगे जो पूर्व की ओर बहेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कौन कौन सी? हवा से यानी हुगली, वैतरणी, महान गोद, महानदी गोदावरी, कृष्णनार की, कृष्णा पैनार, कवर हो गई कावेरी वैगई, ताम्रपर्णों से ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दूसरा
अब ये जो नदियां हमने देख ली कि ये 3 नदियां तो छोटा नागपुर के पठार से निकल रही थी, और जो महानदी है इसका याद रखना है कि दंडकारण्य के पठार से निकलती है। ठीक है, महानदी किससे निकलती? दंडकारण्य के पठार से, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, अब इन नदियों को हम कैसे याद करेंगे कि ये कहाँ से निकलती है? त्रिभंग पठार से निकलती है गोदावरी नदी, त्रिभंग पठार से गोदावरी नदी। तो इसको इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, 3 गोद, त्रि मतलब 3, 3 गोद, 3 गोद त्रिभंग पठार, त्रिभंग पठार से गोदावरी नदी। महाबलेश्वर कृष्ण, महाबलशाली कौन है? कृष्ण है। कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान जो है वो महाबलशाली, तो महाबलेश्वर कृष्ण हो जाएगा। नंदी दुर्ग, नंदी नाम का नर है, नंदी दुर्ग, नंदी नार, नंदी नाम का दुर्ग है, नार है। ठीक है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से पैनार नदी। अच्छा, ब्राह्मणगिरी और कावेरी, जैसे हम पढ़ते हैं ना शिव पार्वती, ऐसे इनको बना दो, इसका नाम ब्रह्मा कावेरी, ब्रह्मा कावेरी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी, ब्रह्मा कावेरी। अच्छा, वर्षनाड, वह वर्षनाड और वह वगई नदी, इसका कोई वो ही नहीं है। और अगस्त मलाई की पहाड़ी, यानी जो मलाई है, इलायची है, जिसको हम कार्डामम भी बोलते हैं इंग्लिश में, इलायची को, ये ताम्र के पत्तों पर रखी हुई है, ताम्रपर्णी। तो जहाँ तक मुझे पता है आपको ये सब चीज़ याद हो गई है। इसमें हमें क्या याद करना है कि कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है, कहाँ से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक, ये क्लियर हो गए आपको। त्रिभंग पठार, 3 गोद, महाबलशाली कृष्ण है, नंदी नाम का नर है, ब्रह्मा कावेरी, वर्ष वगई, और अगस्त मलाई, मलाई ये ताम्र पत्तों पर है। ठीक है, तो ये नदियां आपको याद हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोदावरी नदी है वो कौन कौन से जिले से आती है। तो महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए ये आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के पास आ जाती है। उसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी भारत के कौन कौन से जिले में बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। ऐसे ही पैनार नदी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी लास्ट के जो 2 जिले हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीनों ही नदियों में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गोदावरी में भी है, कृष्णा में भी और पैनार में भी। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। वहीं हम देखते हैं पैनार और कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ये 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि भारत की नदियाँ हमारे लिए मुश्किल है, पर ऐसा कुछ है नहीं, ये हो जाती है याद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि महानदी जो है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वहीं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और कल हमने पढ़ा था कोशी नदी, जिसको हमने बिहार का शोक कहा था। ठीक है, तो ये 3 नदियां हो गई थी। जैसे हमने कल बिहार का शोक पढ़ा था कोशी नदी, वहीं बंगाल का हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, और महानदी का को क्या हो जाएगा, उड़ीसा का शोक। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि गोदावरी नदी, उसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। वृहद और वृद्ध दोनों बोलते हैं, क्योंकि प्राचीनतम नदियों में जाने जाती है गोदावरी नदी, तो इसको वृहद बड़ी और वृद्ध पुरानी भी बोला जाता है महानदी को। दूसरा हम देखते हैं कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, और ताम्रपर्णी नदी को दक्षिणतम नदी बोलते हैं। दक्षिण भारत की हो जाएगी कावेरी नदी और दक्षिणतम हो जाएगी ताम्रपर्णी नदी। इनकी डिटेल अभी पढ़ेंगे हम, अभी इसमें आप समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पर इस चीज को समझते हुए चलो। तो 3 नदियां होगी, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोल दिया, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोल दिया, और ताम्रपर्णी नदी को दक्षिणतम नदी बोल दिया। चलिए, अभी इनको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से हमने पढ़ा था 3 नदियां निकलती है। दाम सोने का ब्राह्मण को पता है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। ठीक है, जो दामोदर नदी है वो ब्रह्मस घाटी से बहती है। दामोदर नदी घाटी को भारत का
रूहर घाटी भी कहते हैं, यहाँ बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ पर एक दामोदर घाटी परियोजना चलाई जा रही है जो 1948 की है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेहरू जी द्वारा भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा कहा गया है। दामोदर नदी हुगली नदी की क्या है, सहायक नदी है, जबकि हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका है। ये यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है, और ये हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की एक वितरणिका, यानी गंगा नदी आगे जाके दो शाखाओं में बट जाती है, तो गंगा नदी की ही एक शाखा है कौन सी, हुगली नदी। तो ये लाइन यहाँ पर बताई गई है कि दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है और हुगली नदी गंगा नदी की वितरणिका है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक, अब इसकी सहायक नदियां और उस पर बने हुए बांध देखते हैं। कौन कौन से बांध देखने को मिलते हैं, देखिए ये दामोदर नदी है और इस पर कौन कौन से बांध मिल रहे हैं, कोनार बांध, अय्यर बांध, पंचेत बांध, ठीक है, दुर्गापुर बांध, दुर्गापुर बैराज, मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध, बोकारो बांध। यहाँ बोकारो बांध के पास एक बोकारो इस्पात उद्योग है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर इस्पात उद्योग है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दामोदर नदी आगे जाके हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी में स्वर्ण के प्लेशर भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी बोलते हैं। और झारखंड में इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है। जलप्रपात हम आगे भी एक साथ भी देख लेंगे, कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है। अभी यहाँ पर आप याद रखें कि हुंडरू जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, झारखंड में, और स्वर्ण रेखा नदी पर है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग टिस्को, TISCO, टिस्को है जमशेदपुर इस्पात उद्योग, जो कहाँ पर है, झारखंड में, वो भी इसी नदी पर है। यह भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है, ठीक। दामोदर नदी तथा स्वर्णरेखा नदी अत्यंत रासायनिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती, बायोटिक डेजर्ट कहलाती है। मयूराक्षी नदी, मयूर बांध पश्चिम बंगाल में, कनाडा बांध भी बोलते हैं इसको, मयूर बांध को। उसके बाद हम देखते हैं मचकुंड नदी, जो उड़ीसा में डुडुमा जलप्रपात के लिए, अभी हमने पढ़ा था हुंडरू जलप्रपात जो कहाँ पर है, स्वर्णरेखा नदी पर, और जो डुडुमा जलप्रपात है वो मचकुंड नदी पर है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है तथा उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ हम देखते हैं तो देखिए इस पर कौन सा, राउरकेला इस्पात उद्योग है जो उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी पर राउरकेला इस्पात उद्योग है जो उड़ीसा में। अभी देखिए कुछ इस्पात उद्योग है, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि किसकी सहायता से ये उद्योग चलाए जा रहे हैं, ये सवाल पूछा जाता है। जैसे राउरकेला इस्पात उद्योग है वो उड़ीसा में है और ये जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है, जर्मनी, तो ये पूछा जाता है राउरकेला, तो इसको इस ट्रिक से बना लो, इसको राउरकेला राज के नाम से जान लो, रे से राउरकेला, जय जर्मनी, राज के नाम से याद करो। भिलाई इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में जो रूस के सहयोग से, उसको भीरू बोलो, भीरू, भी मतलब भिलाई इस्पात उद्योग और रू मतलब रूस। दुर्गापुर इस्पात उद्योग जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से, दुबे, दुर्गापुर, ब्रिटेन, ये याद हो जाएगा, ये एक दो बार देखेंगे तब। बोकारो इस्पात उद्योग झारखंड में, रूस के सहयोग से, बोरू के नाम से याद करो आप इसको, बोकारो, ठीक है। तो बोकारो और भिलाई दोनों रूस से हो जाएगा, दुर्गापुर ब्रिटेन से हो जाएगा। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है, और दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वहीं भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, और एक जमशेदपुर इस्पात उद्योग अभी आया कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं महानदी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। अमरकंटक पहाड़ियों के दक्षिण से छत्तीसगढ़ में स्थित दंडकारण्य पठार से निकलती है।
ये सब हमने पढ़ लिया है पहले, फटाफट हम इसको देख लेते हैं। जो महानदी तीसरी बड़ी नदी है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार की बात चल रही है यहाँ पर। महानदी बेसिन द्रोणिया छत्तीसगढ़ बेसिन पीली मृदा से संपन्न है और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा और चावल का कटोरा भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को भारत की हांगहो नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हांगहो नदी है चीन का शोक है और इसी पीली नदी है और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं महानदी की सहायक नदियां। ये कुछ महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ, हसदो, मंड, जोकिंग, रेल और इब। ठीक है, शिवनाथ, हसदो, मंड, जोकिंग, रेल और इब। इब, हसदो, जोग चल रहा है। देखो महानदी है, महान नदी है, महान इतनी बड़ी नदी है तो इसको शोक है। शोनाथ शोक है हंसने का, जोकिंग करने का। इब आप बोलते हैं इब हंस दो, जोक चल रहा है। ठीक है, इब जोकिंग हंस दो शिवनाथ, ये 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। शिवनाथ, हंस दो, मंड, जोकिंग, रेल और इब, ये महानदी की सहायक नदियां हो जाएगी। महानदी पर भी कुछ बांध देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेंगेल बांध जो छत्तीसगढ़ में, और दूधवा बांध भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दूधवा बांध और ग्रेंगेल बांध कहाँ पर है? महानदी पर, छत्तीसगढ़ में। वहीं उड़ीसा में हीराकुंड बांध देखने को मिलता है। ठीक है, महानदी पर। तो महानदी पर 3 बांध हो गए, ग्रेंगेल बांध, दूधवा बांध और हीराकुंड बांध। ठीक, और यहाँ पर शहर है कटक शहर और भुवनेश्वर। कटक शहर जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। महानदी के बाद हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी भी यही है। इसकी लंबाई देखें 1465 किलोमीटर और इसका पचहत्तर देखें तो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। एक प्राचीनतम बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा और वृहद गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिभंग पठार से निकलती है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था पहले, बस एक बार रीडिंग लगाने देख लेते हैं। अच्छा, गोदावरी जो नदी है गोदावरी बेसिन का निर्माण करती है और ये कौन कौन से जिलों, कौन कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, उसके बाद MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अच्छा, अब इनकी सहायक नदियां देखते हैं। गोदावरी नदी, सबसे पहले हमने तो ये देखा था कि त्रिभंग के पठार नासिक महाराष्ट्र से निकलती गोदावरी नदी। सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? देखिए, एक तो है ये प्रवरा या पूर्णा नदी, एक है दूधना नदी। प्रवरा, पूर्णा और दूधना नदी यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से प्रवरा पूर्णा नदी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, प्राणहिता आकर मिल जाती है। इंद्रावती नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है, या इसको बोलते हैं मिनी नियाग्रा जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात या मिनी नियाग्रा जलप्रपात। उसके बाद है सबरी, सिलेरू, राजसुंदरी, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी में। इसके अलावा एक मंजरा नदी और देखने को मिलती है, इस पर निजाम सागर बांध भी बना हुआ है। ठीक, तो ये नदियां थी गोदावरी की सहायक नदियां। प्रवरा, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, राजसुंदरी, गौतमी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी और मंजरा नदी। ठीक, 1-2 बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगी। गोदावरी नदी पर कुछ बांध देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? गंगापुर बांध और जायकवाड़ी बांध। ये जो 2 बांध है गंगापुर और जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है। निजाम सागर बांध तेलंगाना में मंजरा नदी पर है। पोंचमपांद बांध, श्री राम सागर बांध गोदावरी नदी पर ही तेलंगाना में। कोलावरम बांध, धवलेश्वरम, सरार्थर कोटन बांध आंध्र प्रदेश में है। ये गोदावरी नदी के बांध है। ठीक है, कौन कौन से हो जाएगा? गंगापुर जायकवाड़ी महाराष्ट्र के, निजाम
पोंचम बांध, कोलावरम और धवलेश्वरम, जिसको सर आर्थर कॉटन बांध भी बोलते हैं। ठीक है, ये गोदावरी के बांध हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी हम सहायक नदी देख के आए हैं, कौन कौन सी है। पूर्णा या प्रवरा नदी सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दहमाबाद स्थित है और यहाँ पर मिट्टी के रथ के अवशेष मिले हैं। अच्छा, इनके नदियों के नाम देखिए तो इसकी सहायक नदी गोदावरी की पूर्णा प्रवरा, देख पै के नाम से इसमें आ रही नदी पूर्णा, प्रवरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता। ये पैनगंगा के साथ ही वैनगंगा हो जाएगी। पूर्णा, प्रवरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता। ठीक, इसके अलावा वर्धा, दूधना, इंद्रावती, सबरी, सिलूरू और मंजरा नदी। मंजरा नदी दाएं तट पर है, ये बाकी सब बाएं तट पर है। ठीक, ये इसकी सहायक नदी है, याद कर लेना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए भारत की नदियों का हम क्रम देखें तो क्या रहता है, सबसे बड़ी जो नदी है गंगा नदी देखने को मिलती है भारत की, उसके बाद गोदावरी नदी और तीसरे नंबर पर आती है कृष्णा नदी। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, कृष्णा नदी, दूसरी हो जाएगी गोदावरी नदी और पहली हो जाएगी गंगा नदी। ठीक, अब हमें पता है कि गोदावरी और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी गोदावरी नदी और दूसरी कृष्णा नदी। इनका लंबाई देखें तो 25-25 किलोमीटर गंगा नदी का है, गोदावरी का 1465 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। अब वह क्षेत्र की बात करें तो गंगा नदी का 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं गोदावरी नदी का 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर और कृष्णा नदी का 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की बात करें तो गंगा नदी को हम हटा देंगे, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा नदी। जी के महान से भी याद रख सकते हो आप, जी मतलब गोदावरी, के मतलब कृष्णा नदी, महान में महानदी और नर्मदा दोनों आ जाएगी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, हमने पढ़ा था महाबलशाली कृष्ण ने। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक और तेलंगाना से बहती हुई बाद में आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, चार राज्यों से हो रही, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमाटी बांध या लाल बहादुर सागर बांध बना हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध, यानी यहाँ पर हम 3 बांध देखने को मिलता है। अलमाटी बांध जिसको हमने लाल बहादुर सागर बांध कहा दिया, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। नागार्जुन बांध जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और श्रीशैलम बांध जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 3 बांध हो गए, अलमाटी बांध हो गया, नागार्जुन बांध हो गया और श्रीशैलम बांध हो गया। और बाद में ये नदी आगे जाके डेल्टा का निर्माण कर रही है। यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन है जो प्राकृतिक गैस के भंडार है। ठीक है, और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, यहाँ पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। तो जो कृष्णा नदी है उस पर 3 बांध हो गए, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो जाएगी तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, कोयना नदी, मलप्रभा, घटप्रभा, मूसी और हाँ यही हो जाएगी तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मलप्रभा, घटप्रभा और मूसी, ये हो जाएगी कृष्ण नदी की सहायक नदियां। भद्रा, प्रभा, प्रभा, मौसी, मूसी, ये इसके नाम से हो गए। भीम तो उसे जानते, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो कृष्ण जी की सहेलियों के नाम से याद कर सकते हो आप, कि
भद्रा नाम की, प्रभा नाम की सहेली थी कृष्ण की, भद्रा और प्रभा नाम की। और मौसी या मूसी के नाम से भी जान सकते हो कि मौसी भी थी उसकी। ठीक है, तो मलप्रभा, घटप्रभा और भद्रा, तुंगभद्रा। और भीम, अर्जुन भीम के तो पास से साथ रहता ही था, और कोयना। ठीक है, तो ये हो जाएगी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। इसके बाद हम देखते हैं पेन्नार नदी, जिसका उद्गम नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से होता है। ठीक है, ये पेन्नार जो नदी है, ये उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार, उत्तरी पेन्नार जो है नंदीदुर्ग, और दक्षिणी जो पेन्नार है केशव की पहाड़ियों से आती है, और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी जो नदी है, अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकल रही है, और फिर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु होते हुए बाद में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर रही है। और यहाँ पर एक मैटूर बांध स्थित है। कौन सा बांध है? मैटूर बांध, कृष्णा सागर बांध और शिव समुद्रम बांध, 3 बांध है कावेरी नदी पर भी। शिव समुद्रम, कृष्णा सागर शिव के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, और मैटूर मिट्टी, मिट्टी के नाम से याद कर सकते हो। ठीक है, और शिव समुद्रम सागर बांध और शिव समुद्रम जलप्रपात दोनों ही कौन से नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है। उपयोगिता के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी। ये सब हम पढ़ लिए थे पहले। और एकमात्र सदाबहार नदी है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में बहती है कावेरी नदी। कावेरी जल विवाद भी चल रहा है, और ट्रिब्यूनल जो कावेरी नदी जल बंटवारा है, इसमें जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये 3 राज्य हैं, उसमें जल का परसेंटेज बताया है। केरल को 3%, कर्नाटक को 41% और तमिलनाडु को 56% जल मिलेगा। इसकी सहायक नदी दे सकते हैं कावेरी की हेमवती, अर्कावती, भवानी, स्वर्णवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था, कवानी। तो जो कावेरी है, ये जो लेडीज वाले नाम है एक तरीके से, वो नाम आ जाएंगे इसमें। जैसे वती, वती जहाँ लग रहा है देखिए एक बार, हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती, अर्कावती, ये कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा भवानी और कवानी, और एक कौन सा बच जाएगा? लक्ष्मण तीर्था। ठीक है, ये याद हो जाएगा। एक दो अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बार बार इनको देखेंगे तो याद हो जाएगा। हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती, अर्कावती, कवानी, भवानी, ये याद हो गया। अच्छा, ये जो टॉपिक है हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में लेकर चलते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक हो गए, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कल्चर पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, तो कल्चर और हिस्ट्री तो हमें ऐसे याद हो जाती है जैसे तो हमारे लिए ABCD हो। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे महाद्वीप है, महासागर है, वहीं इंडिया की ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है उसको हम लास्ट में लेके चलते हैं, और फिर वो हमें याद नहीं रह पाता। अगर इनको भी हम स्टार्टिंग से पढ़ें तो ये टॉपिक भी हमारे लिए ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे हम याद करते हैं कि जगदम्बिका माता का मंदिर कहाँ पर है, ऐसे ही ये टॉपिक याद हो जाएगा। इनको हम पढ़ते ही कम है, लास्ट टाइम में इनका नंबर आता है जब एग्जाम आ जाता है, तो ये याद ही नहीं रह पाते हैं। तो इनको अभी से ही, तो हमने अभी ये टारगेट बनाया है कि हम पहले ये टॉपिक लेंगे जिनको हमें पहले पढ़ने की जरूरत है। जैसे अभी हमने ये इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है, ये टॉपिक हम पहले कवर कर लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। कल्चर और हिस्ट्री हम खूब पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे तो वो कवर हो जाएगी, उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं उसमें। ठीक है, और इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1-2 टॉपिक ही, ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन महाद्वीप महासागर का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और इंडियन इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट अपना, उनके टॉपिक पहले देख लेंगे ताकि रिवीजन उनका होता रहे और फिर बाद में हमें परेशानी नहीं आए। ठीक, तो इन सबको हम देख लेंगे, ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। और फिर बाद में हम राजस्थान में देख लेंगे कुछ टॉपिक, ऐसा कुछ मुश्किल होगा तो कर लेंगे। ठीक, उसके बाद है वैगई नदी। उद्गम वर्सनाड पहाड़ियाँ, रामेश्वरम तमिलनाडु समीप बंगाल की खाड़ी में हो गया थी वैगई वर्सनाड। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर ही है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं ताम्रपर्णी नदी। हमने पढ़ा था कि जो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के बाद में ये एक पहाड़ी आती है जिसको हम इलायची या कार्डामम की पहाड़ी बोलते हैं। ये दक्षिणतम पहाड़ी है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी इलायची या कार्डामम पहाड़ी, और इसी की ऊंची चोटी है अगस्त्यमलाई। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी की ऊंची चोटी है अगस्त्यमलाई। ये भौतिक प्रदेश में हमने पढ़ लिया था वैसे सब कुछ, अभी आप इसको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, याद होगा अब तक तो आपको कि अगस्त्यमलाई जो पहाड़ी है वो कार्डामम इलायची की पहाड़ी है, और यहाँ से ताम्रपर्णी नदी निकलती है। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी निकलती है, अगस्त्यमलाई जो चोटी है इसकी यहाँ से, और ये जो भारत की दक्षिणतम नदी कही जाती है। और यहाँ पर इस ताम्रपर्णी नदी पर ही तमिलनाडु में एक परियोजना चलाई जा रही है, उस परियोजना का नाम है पापनाशम परियोजना। ठीक, तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक इतना ही। इसमें कुछ थोड़ा बहुत पार्ट और बच रहा है, ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 पेज का ही है, फिर हमारी ये नदी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।